कोलंबिया का सेरेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट कोल माइंस में से एक। यहाँ हर रोज बड़े बड़ी मशीन जमीन खोदती हैं। सैकड़ों टन कोल निकलता है जिसे ट्रक भर कर ले जाते हैं। लेकिन 2024 में यहाँ पर आया एक जियोलॉजी का स्टूडेंट। वो आया था एक फील्ड ट्रिप पर, लेकिन उसने माइंस की दीवारों पर कुछ ऐसे स्टोन्स देखे जिनके अंदर किसी चीज के इम्प्रेशंस थे। ये इम्प्रेशंस थे लीव्स के, प्लांट्स के और बीजों के। अब ये जो चीज होती है ना, ये जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये जो फॉसिल्स मिले थे ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। ये किसी आज के जंगल के नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया के थे जो आज से करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ये वो समय था जब डायनासोर्स खत्म हुए थे। तो साइंटिस्टों ने भी सोचा कि चलो देखते हैं खोद करके आखिर यहाँ और क्या मिलता है, और उनका सोचना बिल्कुल सही था। बहुत कुछ निकला यहाँ से, जैसे कि बोन्स, मैसिव बोन्स, इतने बड़े के पहली नजर में सबको लगे कि ये तो किसी बड़े क्रोकोडाइल की हड्डियां हैं। एंड ये गैस लॉजिकल भी था, क्योंकि उस जमाने में साउथ अमेरिका के स्वैम्प्स में जायंट क्रोकोडिलियंस रहते थे। तो सभी ने सोचा कि अगर कोई बड़ी हड्डी मिली है तो क्रोकोडाइल की ही होगी। इन फॉसिल्स को पैक किया गया, इन्हें शिप किया गया और ये पहुंचे फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। और यहाँ पर एक स्नेक एक्सपर्ट ने जब इन बोन्स को अनरैप किया तो एक सेकंड के लिए उसके हाथ रुक गए। उसने जब हड्डियों के ढांचों को पलट कर देखा तो उसने ये पाया कि उनका शेप गलत था, उनका कर्व भी गलत था। इसका मतलब ये था कि ये किसी क्रोकोडाइल के अवशेष नहीं थे, बल्कि ये तो थे एक सांप की रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा। और अगर ये बात पूरी तरीके से सही है तो फिर इस सांप का जो साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा रहा होगा कि ऐसी कभी कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, कभी नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में, ना ही फॉसिल हिस्ट्री में। और ये वो मोमेंट था जब इस पूरी दुनिया को एक जायंट मॉन्स्टर साइज के स्नेक के बारे में पता चला, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पृथ्वी पर राज करता था, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया टाइटेनोबोआ। एंड बिलीव मी, इस सांप के बारे में जैसे जैसे आप डिटेल में जानते जाओगे, आप इस बात पर बिलीव करने लग जाओगे कि ये कोई सांप नहीं बल्कि एक प्योर मॉन्स्टर था। और अगर किसी भी सूरत में ये धरती पर अभी भी एग्जिस्ट करता है, धरती के कहीं किसी कोने पर, तो ये शायद ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखो, ईयर 2009 में जेसन हेड की टीम ने नेचर जर्नल में पेपर पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि सेरेज़ोन में 186 फॉसिल स्पेसिमेंस मिले हैं, लगभग अलग अलग 30 सांपों के। उन्होंने जब इनको मॉडर्न स्नेक्स के वर्टेब्रे से कंपेयर किया तो पता चला कि ये सांप था करीब 12.8 मीटर लंबा, यानी करीब 42 फीट। बाद में कुछ स्कल बेस्ड स्टडीज से ये पता चला कि सांप का जो साइज है वो करीब 14.3 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता था। एंड इसका वजन होगा करीब 1135 kgs। अब ये सांप एक्चुअली में कितना ज्यादा जायंट था, इसको ठीक से समझने के लिए और विजुलाइज करने के लिए चलो एक कंपैरिजन करते हैं। हमारी आज की दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा और भारी सांप है ग्रीन एनाकोंडा, एंड उसकी ऑफिशियल रिकॉर्डेड मैक्सिमम लेंथ है 8.5 मीटर्स और वेट है करीब 227 kg। तो टाइटेनोबोआ इस सांप से लगभग 2 गुना लंबा था, मतलब लंबाई में ऑलमोस्ट डबल। अगर ये सांप आज किसी रोड पर होता तो उसका बॉडी एक स्कूल बस के बराबर लंबा होता, और उसकी सबसे मोटी जगह पर उसका डायमीटर इतना होता कि अगर ये तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हारी वेस्ट तक आ जाए। एंड ये किसी मूवी का CGI नहीं है, बल्कि ये है पब्लिश्ड पीयर रिव्यूड मेजरमेंट्स। लेकिन टाइटेनोबोआ की असली कहानी केवल उसके साइज के बारे में नहीं है। असली कहानी तो ये है कि हमारी इस दुनिया में इतना बड़ा सांप आकर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में चाहे अमेज़न हो, कॉन्गो हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया, किसी भी रेन फॉरेस्ट में कोई भी सांप इस साइज तक नहीं पहुंच पाया है। और इसका रीजन एक सिंपल बायोलॉजी का रूल है। सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं करते, इन्हें बाहर से गर्मी चाहिए होती है। मतलब बाहर का माहौल जितना ज्यादा वार्म होगा उतना ज्यादा होगा फास्ट इनका मेटाबॉलिज्म, और जितना फास्ट इनका मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ही ज्यादा तेजी से इनकी बॉडी ग्रो करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर टाइटेनोबोआ हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था तो उस दुनिया का तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए था, पर कितना ज्यादा, और यहीं से हमारे साइंटिस्टों के बीच लड़ाई शुरू होती है। ईयर 2009 में जेसन हेड की टीम ने एक बोल्ड क्लेम किया। उन्होंने कहा कि टाइटेनोबोआ के साइज के अकॉर्डिंग हम एंशिएंट टाइम के टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, या कहे तो एंशिएंट क्लाइमेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका बेसिक आर्गुमेंट ये था कि इतना बड़ा सांप हमारी दुनिया में तभी एग्जिस्ट
एग्जिस्ट कर सकता है जब उस समय इन्वायरमेंट का एवरेज टेम्परेचर लगभग 30 से 34 डिग्री सेल्सियस हो, जबकि आज सबसे गर्म ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एवरेज टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री होता है। कहने का मतलब टाइटेनोबुआ वाली वो दुनिया आज की दुनिया से करीब 4 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है स्नेक एज ए पेलियो थर्मोमीटर, जहां एक सांप की बॉडी के साइज के हिसाब से उस समय के तापमान और क्लाइमेट को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसी जर्नल में एक दूसरा ओपिनियन भी आया। एक साइंटिस्ट का कहना था कि ये जो अप्रोच है ये इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग टाइटेनोबुआ जैसे सांप नॉर्मल सांप नहीं थे, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर सकते होंगे। ये कभी धूप में रहते होंगे, कभी पानी में रहते होंगे और कभी अपने हिसाब से शेड्स में रहते होंगे। तो उनके साइज के हिसाब से ये कह पाना कि उस समय इतना तापमान रहता होगा दुनिया का, थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। और ये जो साइंटिफिक आर्गुमेंट है ना, ये अभी भी 2026 में भी ओपन ही है। इसका मतलब कोई भी किसी भी नतीजे पर आज तक नहीं पहुंचा है। अब जरा उस दुनिया को इमेजिन करो जिसमें टाइटेनोबुआ एग्जिस्ट किया करता होगा। 60 से 58 मिलियन साल पहले का दौर, डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं, दुनिया रिकवर कर रही है और जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, खास तौर पर आज का कोलंबिया, वहां कुछ ऐसा बन रहा है जो कि मॉडर्न दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अब उस समय की जब मैं बात करता हूं तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी आइसबर्ग्स नहीं है, ना आइस कैप्स हैं, विंटर नहीं है और हवा में मॉइस्चर इतनी ज्यादा है कि सांस लेना मुश्किल है। और पूरी दुनिया का टेम्परेचर साल भर कंसिस्टेंट रहता है, मतलब बिल्कुल एक जैसा। और कोलंबिया में मौजूद सेराजोन की ये जो कोल माइन है, ये हमें उसी समय में वापस ले जाती है, क्योंकि ये केवल एक कोल माइन नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा टाइम कैप्सूल है। यहाँ पर साइंटिस्टों को केवल टाइटेनोबुआ के अवशेष नहीं मिले बल्कि ऐसे प्लांट्स के भी फॉसिल्स मिले हैं कि जो कि एंशिएंट रेन फॉरेस्ट की पूरी पिक्चर बयान करते हैं। ऐसे जायंट टर्टल्स के सबूत मिले हैं जो कि एक पूल टेबल के बराबर बड़े थे, मतलब उस टर्टल की पीठ पर आप लेट सकते हो। ऐसे अर्ली क्रोकोडाइल रिलेटिव्स मिले जिनके टीथ ब्लंट और क्रशिंग टाइप थे। ये हैवी जॉर्ड एम्बुश प्रीडेटर्स थे जो पानी में रहकर अपने शिकार का इंतजार करते थे। रिसर्चर्स ने इसे डिस्क्राइब किया है एज ए वन ऑफ द अर्लीस्ट मेगा फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ नियोट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका मतलब ये जगह, ये कोल माइन वो खिड़की है जहां से हम उस समय जा सकते हैं जब डायनासोर नष्ट होने के बाद फिर से नेचर खुद को रीबिल्ड कर रहा था। और इसी नॉन स्टॉप हाई टेम्परेचर वाली दुनिया में उस समय टाइटेनोबुआ जैसे बड़े सांप का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जब सोचो उस समय टर्टल ही इतने बड़े थे जिनकी पीठ पर आप लेट कर घूम सकते हो, तो उस समय के सांप कितने बड़े होंगे। हर जगह पानी है, गर्मी है, विजिबिलिटी जीरो है और मैसिव सेमी इक्वेटिक एम्बुश प्रीडेटर्स इवॉल्व हो रहे हैं। इनिशियली साइंटिस्टों ने सोचा कि शायद ये टाइटेनोबुआ भी एनाकोंडा की तरह ही बिहेव करता होगा, बड़े जानवरों को कॉन्स्ट्रिक्ट करके खा जाता होगा। लेकिन 2011 में हुई एक एक्सपेडिशन में कुछ और ही सच सामने आया। यहाँ पर मिले 3 अलग अलग टाइटेनोबुआ के स्कल्स। ये पहली बार था जब किसी बड़े सांप के स्कल मिले थे और इस स्कल का जब एनालिसिस हुआ तो पिक्चर बदल गई। उस पैलेट का स्ट्रक्चर, टीथ की अरेंजमेंट और जॉ की एनाटॉमी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था कि ये एनाकोंडा की तरह कोई नॉर्मल सांप नहीं है। उस समय टाइटेनोबुआ का मेन डाइट प्रोबेबली बड़े फिश थे और बड़े जानवर। ये मूवीज वाला वो मॉन्स्टर नहीं था जो कि लैंड पर दौड़ के शिकार करता था, बल्कि ये तो कुछ और ही था। अब जरा इस सीन को तुम इमेजिन करो। एक मर्की डार्क रिवर, पानी का रंग टैनिन की वजह से डार्क ब्राउन है, ऑलमोस्ट ब्लैक। सरफेस पर कोई भी हरकत नहीं है, बस एक हल्की सी रिपल। उस पानी के अंदर रूट्स के बीच किसी फॉलन ट्री के नीचे 42 फुट का एक शैडो छुप के बैठा है। बस उसकी आंखें और उसकी नॉस्ट्रल्स पानी से हल्के से ऊपर हैं। ये घंटों से नहीं बल्कि कई दिनों से इसी पोजीशन में है, अपने शिकार के इंतजार में। ना ये कोई मूवमेंट कर रहा है, ना ही कोई आवाज। और जब एक बड़ी मछली या एक क्रोकोडाइल उस एरिया में आता है तो पानी में हल्की सी हरकत होती है। ये सांप उसके चारों तरफ कुंडली बना लेता है और उसके बाद उसको कच्चा खा जाता है। ये था टाइटेनोबुआ का हंटिंग स्टाइल। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि टाइटेनोबुआ अगर इतना सक्सेसफुल शिकारी था, उसने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया था, तो आखिर वो एक्सटिंक्ट कैसे हो गया। अब देखो, डायनासोर्स कैसे इस दुनिया से गायब हुए ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन टाइटेनोबुआ के साथ क्या हुआ। वो तो डायनासोर एक्सटिंक्ट होने के बाद इस दुनिया में थे और बाद में धरती पर ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई जिसने की धरती से मास एक्सटिंक्शन किया हो। तो मैं अगर तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो टाइटेनोबुआ के गायब होने के पीछे मेन रीजन था ठंड का बढ़ना। पॉपुलर रिटेलिंग्स में कहा जाता है कि दुनिया ठंडी हो गई और टाइटेनोबुआ इस चेंज को सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि टाइटेनोबुआ के जो फॉसिल्स मिले हैं वो 60 से 58 मिलियन साल पुराने हैं। लेकिन करीबन 58 मिलियन साल पहले एनवायरनमेंट में या कहें तो वेदर में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, जिसे कहा जाता
है पीलियोसीन इकोसीन थर्मल मैक्सिमम। ये एक मैसिव वार्मिंग इवेंट और दुनिया और भी ज्यादा गर्म हो गई। लेकिन अब ये बात तो थोड़ी उल्टी हो गई है। थोड़ी देर पहले तो गौरव भाई तुम ये कह रहे थे कि ठंड बढ़ने की वजह से टाइटेनियम बुआ मरे, और अब कह रहे हो कि एक मैसिव वेदर चेंज की वजह से दुनिया गर्म हो गई। तो बेसिकली ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई ना, ठंड बढ़ना और गर्मी बढ़ना, ये दो लॉजिक है, ये दो आर्गुमेंट जो दिए जाते हैं ये बात बताने के लिए कि कैसे टाइटेनियम बुआ गायब हो गया। बट एक्चुअल रीजन क्या है इस सांप के इतिहास से कंप्लीटली गायब हो जाने का, ये आज भी अनआंसर्ड ही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रकृति ने अपने नियमों को बदला था, एक परफेक्ट सिचुएशन या फिर कहें तो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया था एक ऐसे जीव को पलने बढ़ने और बड़ा होने के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप बना, और फिर अचानक ही पल भर में सारी सिचुएशंस बदल गई, मौसम बदल गया, शिकार बदल गए, परिस्थितियां बदल गई और ये सांप हमेशा के लिए इतिहास से गायब हो गया, जैसे ये एग्जिस्ट करता ही ना हो। सोचो अगर हमको फॉसिल्स के थ्रू डायनासोर्स या फिर इस सांप के बारे में पता नहीं चलता तो क्या कभी कोई जान पाता कि इतने बड़े साइज का सांप भी इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट किया करता था। अब टाइटेनियम बुआ तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, या बहुत सारे लोग इस कंट्रोवर्सी को भी लेकर चलते हैं कि शायद अमेज़न जंगल में या कहीं दुनिया के किसी कोने में ऐसा बड़ा सांप एग्जिस्ट करता है। ये अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन टाइटेनियम बुआ के बारे में तुमने अभी जो कुछ भी जाना ना, उससे तुम अपने लिए सबक जरूर ले सकते हो, या कहूं तो पूरी दुनिया सबक ले सकती है। कि जैसे एक बड़ा स्नेक जो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता था, जिसका पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, वो भी पलक झपकते ही गायब हो गया। कैसे? थोड़े से एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से पूरी की पूरी उन बड़े सांपों की प्रजाति नष्ट हो गई। और वैसे ही शायद कुछ इंसानों के साथ भी हो सकता है। धरती के परफेक्ट एनवायरमेंट में मानवों का जन्म हुआ, पूरी मानव सभ्यता पली बड़ी और विकसित हुई, लेकिन अब यही इंसान मिलकर प्रकृति का सर्वनाश कर रहा है, धरती के टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एआई से कुछ इमेजेस बनाने के चक्कर में लाखों गैलन्स पानी को यूं बर्बाद कर रहा है बिना सोचे। प्लास्टिक से धरती की मिट्टी का गला घोंट रहा है, पानी हवा को पॉल्यूट कर रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा आने वाले 60 मिलियन साल बाद जब कोई यूट्यूबर इस बात पर वीडियो बनाएगा। आई डोंट नो उस टाइम क्या मीडियम होगा, इंसान होंगे या नहीं होंगे, धरती पर एलियन होंगे, बट जब उस टाइम 60 मिलियन साल पीछे बात होगी तब ऐसी बात जरूर होगी कि पहले इंसान जैसी एक प्रजाति रहा करती थी जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी और जो अपने नाश का खुद ही कारण बन गई। और क्या पता 60 मिलियन साल बाद उनको मेरा ये वीडियो मिल जाए और वो बोले गौरव भाई तो ज्योतिष थे, उन्हें पहले ही पता था कि 60 मिलियन साल बाद कोई क्या बोलने वाला है। खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। यार तुम वीडियो को तो देखते हो लेकिन बिना लाइक किए भाग जाते हो, नए हो फिर भी बिना सब्सक्राइब किए भाग जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा मैन। मैं भी टाइटेनियम बुआ की तरह गायब हो जाऊंगा यूट्यूब से अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। बहाना मत बनाना कि तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते, मुझे मालूम है तुम चलाते हो। तो मैं जा रहा हूँ नागिन का अगला एपिसोड देखने, तुम अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में।